तो बार बार जो चुनाव से गुजरना पड़ता है उसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो ठीक है। ऐसे में यदि बीच में सरकारें गिरती पड़ती उठती गिरती रहेंगी जो पूर्व के इतिहास रहे हैं, तब यह बात भी स्पष्ट होना चाहिए कि ऐसी स्थिति में क्या होगा। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि कोई भी सरकार बनेगी तो 5 साल वो चलेगी, क्योंकि 2024 के चुनाव ने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है, लोकतंत्र प्रेमियों को। आज जो वर्तमान में केंद्र सरकार है 240 बहुमत वाली, क्या वो संविधान में संशोधन करने की क्षमता रखती है क्या? 240 सदस्य संख्या के साथ 46% दागी अपराधी सजा याफ्ता और 2 आतंकवादी जीत कर आ गए हैं। यही सब सवाल है कि बीच में यदि कोई सरकारें गिर जाएगी उसका क्या होगा? क्या वो 5 साल तक फिर इंतजार करना होगा कि जब जनरल इलेक्शन होने वाला है, वन नेशन वन इलेक्शन के थ्योरी के तहत, क्या तब तक वो उस राज्य का क्या होगा? ये तो पंच लाइन है वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन 15,000 पन्ने की जो रिपोर्ट है उसका तथ्य और सत्य दोनों आना अभी बाकी है जनता के कॉग्निजेंस में। हम तो समझते हैं इससे ज़्यादा जरूरी है, वन नेशन वन इलेक्शन से ज़्यादा जरूरी है संसद की मर्यादा अक्षुण्ण कैसे रहे, यह विषय होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एसआर प्राइम न्यूज में। मैं हूं रविश तिवारी। अभी हम मौजूद हैं कतरास में और हमारे साथ बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय झा जी मौजूद हैं, समाज सेवी भी हैं और बढ़ चढ़कर आम जनमानस की समस्या को आवाज को बुलंद करते हैं। आइए कुछ बातचीत करते हैं, कुछ राजनीतिक चर्चा करते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद रवीश जी, धन्यवाद। सर कल का न्यूज है कि मोदी सरकार के कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव को मंजूरी दे दिया है, तो इसके लेकर आपका क्या राय है, क्या विचार है? अगर देश हित में या जो खर्च होते हैं चुनाव में, या हर साल 2-4 चुनाव कहीं न कहीं लगा रहता है, जैसे अभी चुनाव है 2 राज्यों में हो रहा है, हरियाणा जम्मू कश्मीर, और फिर 1 महीने बाद 2 राज्य झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले हैं, क्योंकि नवंबर की लास्ट अवधि है महाराष्ट्र की, तो फिर 2 चुनाव। तो बार बार जो चुनाव से गुजरना पड़ता है उसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो ठीक है। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि कोई भी सरकार बनेगी तो 5 साल वो चलेगी? मध्य प्रदेश जैसे 26 विधायक दल बदल कर लिए थे और फिर वहाँ 26 चुन करके आए, पाला बदल लिया। कर्नाटक में भी वैसी ही हुआ, सरकार थी कांग्रेस की, दल बदल हुआ, सरकार भाजपा की बन गई, फिर जनरल इलेक्शन में फिर कांग्रेस का बन गया। तो यह जो खेल चलता है, तो क्या 5 साल फिर चुनाव का इंतजार करेंगे समय का क्या? मान लीजिए अभी जो सरकारें हैं राज्य सरकारी, और इसमें 2-4 सरकार उलट पुलट हो जाती है, तो क्या 2029 तक चुनाव नहीं कराया जाएगा कि नहीं वन नेशन वन इलेक्शन में 2029 में चुनाव होगा इसलिए भंग रहेगा? जबकि प्रावधान है 6 महीने से अधिक आप भंग नहीं रख सकते हैं। यहाँ तक कि कोई सीट भी खाली अगर होता है किन्हीं कारणों से तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है, संविधान तो हमारा ये कहता है। ऐसे में यदि बीच में सरकारें गिरती पड़ती उठती गिरती रहेंगी जो पूर्व के इतिहास रहे हैं, तब यह बात भी स्पष्ट होना चाहिए कि ऐसी स्थिति में क्या होगा। 5 साल तक बिना वहाँ प्रतिनिधि के रहेगा, बिना विधानसभा का रहेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो क्या उतना आज जो वर्तमान में केंद्र सरकार है 240 बहुमत वाली, क्या वो संविधान में संशोधन करने की क्षमता रखती है क्या 240 सदस्य संख्या के साथ? तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जो संवैधानिक सवाल हैं, इसका जवाब अभी तलाशा जाना बाकी है। आपने कहा कि ये देश हित में यह फैसला होगा, तो देश हित में फैसला कैसे होगा और क्यों बाकी पार्टी इसका विरोध कर रहे हैं? यही सब सवाल है कि बीच में यदि कोई सरकारें गिर जाएगी उसका क्या होगा? क्या वो 5 साल तक फिर इंतजार करना होगा कि जब जनरल इलेक्शन होने वाला है, वन नेशन वन इलेक्शन के थ्योरी के तहत, क्या तब तक वो उस राज्य का क्या होगा? रामनाथ कोविंद या कोई व्यक्तिगत भी अगर इस्तीफा दे देता है किन्हीं कारणों से या मृत्यु हो जाती है, तब क्या होगा? क्या उपचुनाव नहीं होंगे? यह सब सवाल है जो अभी अनुत्तरित हैं। ये सब सवाल के जवाब आने चाहिए।
उसके बाद ही असली फैसला हो पाएगा कि हाँ वन नेशन वन इलेक्शन सही है, देश हित में है, लोकतंत्र हित में है और कानून सम्मत है, संविधान सम्मत है। तो ऐसे जो सवाल हैं उसके जवाब अभी आने बाकी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम पे जो समिति बनाया गया था, उस समिति का 15,000 से ज्यादा पेज का रिपोर्ट जो है वो कैबिनेट को सौंपा है, तो उसमें सब जिक्र किया हुआ है। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि जितने भी पार्टी हैं वो बैठकर इस चीज को समझ ले कि कैसे क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये फैसला तो राष्ट्रपति इसमें है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये तो पंच लाइन है वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन 15,000 पन्ने की जो रिपोर्ट है उसका तथ्य और सत्य दोनों आना अभी बाकी है जनता के कॉग्निजेंस में। जनता अभी कुछ वो नहीं जान रही, वो सिर्फ ये जान रही है कि केंद्रीय मंत्री परिषद ने उस पर मोहर लगा दिया वन नेशन वन इलेक्शन। क्या कोई जानता है अभी क्या कि अगर कोई डेथ हो जाएगा तो उसका उपचुनाव कब होगा, या कोई पार्टी छोड़ दिया, रिक्त हो गया, या उसकी सदस्यता चली गई, जैसे महुआ मैत्रा का सदस्यता चला गया था, सदस्यता ले ली गई थी, तो संयोग से फिर चुनाव आ गया, वो पुनः जीत गई, लेकिन उसकी सदस्यता, अगर चुनाव नहीं रहता तो वह पद रिक्त रहता क्या, जब तक कि जनरल इलेक्शन नहीं आता 5 साल बाद। तो ये सब सवाल हैं जिसका जवाब अभी बाकी है। 15,000 पृष्ठ में क्या है यह आम जनता तक अभी नहीं पहुंचा है, वह आने दीजिए। जो शंका है उसका यदि समाधान है, उसमें उत्तर है, तब तो बहुत अच्छी बात है। और यदि उत्तर नहीं है इन सारे सवालों का, जो संवैधानिक सवाल है जी, तो इसका उत्तर जब तक नहीं आएगा तब तक अभी यह निश्चित पूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से सारा चुनाव का ये दूर हो जाएगा। हम तो समझते हैं इससे ज़्यादा जरूरी है, वन नेशन वन इलेक्शन से ज़्यादा जरूरी है संसद की मर्यादा अक्षुण्ण कैसे रहे, यह विषय होना चाहिए। क्योंकि 2024 के चुनाव ने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है, लोकतंत्र प्रेमियों को, क्योंकि यह चुनाव पद्धति जो है इसके तहत 46% दागी अपराधी सजा याफ्ता और 2 आतंकवादी जीत कर आ गए हैं। चिंता ये होनी चाहिए हमारी कि हम कैसे उस सदन को स्वच्छ करेंगे जिसमें एक भी दागी अपराधी उसका चौखट लांग के सदन के अंदर नहीं आ पाए, यह चिंता होनी चाहिए हमारी। लेकिन आज ये स्थिति है कि 46%, ये एडीआर की रिपोर्ट है कि 46% दागी अपराधी सजा याफ्ता और 2 आतंकवादी जो 5 साल से 19 से जेल में ये फंडिंग के लिए, आतंकवादियों को फंडिंग करने के आरोप में बंद हैं, बारामूला से जीत जाते हैं। तो सवाल है ऐसे आरोपित जो हैं उनको चुनाव लड़ने का अधिकार ही क्यों है, यह पहले ज़्यादा जरूरी है ना। किसी को एक न्यायालय से भी यदि निचली अदालत से सजा हो गई है, जब तक कि वो ऊपरी अदालत से किसी से रिहा नहीं हो जाता है, दोष मुक्त नहीं हो जाता है, तब तक उसको चुनाव लड़ने पर बैंड होना चाहिए। यह ज़्यादा जरूरी है लोकतंत्र की मर्यादा के लिए। अमृत काल कहने से नहीं हुई, तो आपराधिक काल है आज। अमृत काल हम कितना भी बोलते रहे, लेकिन आपराधिक काल है, क्योंकि 46% दागी अपराधी 2 आतंकवादियों के साथ सदन में प्रवेश कर गया है। यह खतरा मेरे लिए है, और चुनाव यदि हो रहे हैं हर साल, इससे लोकतंत्र को खतरा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो इस तरफ उन लोगों का कोई एक्शन क्यों नहीं है? कोर्ट में मामला भी गया कहाँ है? कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कोर्ट खुद संज्ञान में लेती है और इस चीज को क्लियरफाई करती है। अब हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके तहत कानून बनाने का अधिकार अलग वर्ग को है और न्यायालय का काम अलग है। उस कानून की समीक्षा करना, या जब मामला उनके अदालत में आए तब उस पर विचार करना, तब उस पर फैसला देना। लेकिन कानून बनाने वाले की श्रेणी में ही जब 46% दागी अपराधी हैं, तो क्या वो अपने खिलाफ कानून बनाएंगे क्या? जो कानून उनके पांव में बेड़ी लगाता हो, उनके अधिकार को कम करता हो, ऐसा कानून वो बनाने वाले हैं अब क्या कभी भी भविष्य में? तो सर, इसका जिम्मेवार तो राजनीतिक पार्टी है ना, जो इस तरह के प्रत्याशी को टिकट देकर चुनाव लड़ा रही है। बहुत सही सवाल है आपका, बहुत सही सवाल है। पूरी तरह से गैर जिम्मेवार है आज की राजनीतिक दल, क्योंकि 46% जो वहाँ पहुँचे हैं उसको किसी न किसी दल ने तो टिकट दिया ना, किसी न किसी दल ने टिकट दिया। अब एक उदाहरण मैं आपको दे दूं, ब्रजभूषण शरण सिंह,
उसके खिलाफ देश की नामचीन खिलाड़ी धरना पर बैठी थी, कार्रवाई की मांग कर रही थी, सबूत के साथ बैठी थी, सारे लोगों को मिल के सबूत भी दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तब एफआईआर होता है, तब एफआईआर होता है। और आखिर में जांचोपरांत चार्जशीट फाइल हुआ, उस पर चार्जशीट फाइल हुआ, यानी उसके तो आरोप सही थे। तो क्या कोई अकाउंटेबिलिटी तय होगा? उस बच्चियों को 1.5 महीना क्यों जंतर मंतर पर बैठना पड़ा, देना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तब एफआईआर हुआ है, जबकि एफआईआर स्वतः आम आदमी के भी एफआईआर थाने जाने से हो जाते हैं। लेकिन इस नामचीन बच्चियों ने जो हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाया, उनको धरना पर बैठना पड़ा, पुलिस ने घसीटा उनको, और सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता तो एफआईआर हो जाता क्या? तो दोषी सबसे पहले है तो राजनीतिक दल है जो अपराधियों को प्रश्रय देती है। और इतना ही उसने ये किया कि इसको टिकट नहीं देके इनके पुत्र को दे दिया। ये एक नया दौर अब चल पड़ा है। तो अपराधी है यदि तो आपके हम भाई को दे देते हैं। परिवारवाद की बात करना है, लेकिन पति की जगह पत्नी को, पत्नी की जगह पति को, पति की जगह भाई को, यह सिलसिला चल पड़ा है। खाली मंच पर बोलने की बातें हो गई है, कथनी करनी में कोई समानता नहीं है। ये दुर्भाग्य है लोकतंत्र का। इसीलिए मैं इसे अमृतकाल नहीं कहूंगा, मैं इसे आपराधिक काल कहूंगा। अपराधियों के मनोबल बढ़े हैं। अपराधी पर्दे के पीछे से सरकार चलाती है, अपराधी जनप्रतिनिधियों को कंट्रोल करती है, और अपराधी जैसा चाहते हैं वैसा कानून भी बन जाता है, उनके हित की रक्षा हो। मैंने कोयला चोरी के खिलाफ एफआईआर किया, आज तक जजमेंट नहीं आया, आज तक एक आदमी पकड़ा नहीं गया। हाई कोर्ट में मैंने पीआईएल किया, यहाँ 20 महीने की ट्रेन सेवा बंद कर दी गई थी, कह के भूमिगत आ गए। 20 महीना यहाँ के लोगों ने ट्रेन सेवा खोया है, और हम लोग उसके लिए लंबी लड़ाई लड़े, ट्रेन चालू हो गई। आज फिर 20 महीना हो गया ट्रेन चलते हुए, एक दुर्घटना नहीं हुई, 1 इंच जमीन नहीं धंसा। कहाँ था आग? अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होनी चाहिए क्या कि कौन फर्जी आग बोल करके 20 महीना हमको ट्रेन सेवा से महरूम रखा? उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? वो लोग कौन थे? पीएमओ से लेटर निकला था। अच्छा, पीएमओ से लेटर निकला था। अब कहां जाएंगे आप? पीएमओ यदि लेटर ऐसा गलत निकाल देता है कि आग है और 20 महीने तक आम आदमी, स्कूल जाने वाले आम किसान, मजदूर, डेली दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग कितनी मुश्किल से समय बिताया है, गुजारा है वो दौर। क्या पीएम की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि किसने ऐसा लेटर, किसके कहने पर, किसको हेल्प करने के लिए, कौन सा इसके पीछे मकसद था जिसके लिए उन्होंने ऐसा निर्देश जारी कर दिया? आग है और ट्रेन बंद हो गई। क्या कोयला माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब लिया गया था फैसला? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर सरकार इसमें पाक साफ थी, अकाउंटेबिलिटी तो क्यों नहीं किया गया कि 20 महीने तक जो झेला हम लोगों ने यहाँ, उसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए थी कि किसने ऐसा लेटर निकाला बिना कोई सर्वे के, बिना कोई भूमिगत जांच के। और जो मशीन लगा हुआ था बांस जोड़ा पुलरी में, भूमिगत मशीन 25 मीटर नीचे, वो मशीन चोरी हो जाती है। जो आग की अद्यतन जानकारी देती थी, वो मशीन चोरी हो जाती है। हम लोगों ने एफआईआर किया थाने में, लोयाबाद थाना में, कोई उधर नहीं हुआ और कुछ नहीं हुआ, फाइनल दे दिया पुलिस ने। इसलिए बिना इस सब राजनीतिक सहयोग सह के, और ये इसलिए होता है कि अपराधी आज हावी है राजनीति में। ये पूरी तरह प्रूफ हो गया इस घटना में कि आपराधिक सरगना, अपराधियों का नेटवर्क इतना मजबूत है कि वो सरकार को भी अपने अनुसार चला सकते हैं। और अब तो 46% आ गए। अगले चुनाव में जब ये 51% हो जाएगा अपराध के खिलाफ, अपराधी के खिलाफ कोई कानून आप पारित करा पाएंगे क्या? क्योंकि 51% वो एक तरफ हो जाएंगे, कोई कानून पारित करा पाएंगे अपराधी के खिलाफ और बढ़ते अपराध के खिलाफ? बिल्कुल असंभव हो जाएगा। इसलिए ऐसे मुहाने पर हम खड़े हैं। आज यदि हम नहीं जगे तब लोकतंत्र शायद हमारे हाथ से फिसल के अपराधियों के हाथ में चला जाएगा पूरी तरह। 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को 7 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सौगात में दी है। इस पे क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है। ट्रेन सेवा तो आम आदमी की सेवा
भी ट्रेन सेवा ही है आज, लेकिन उसके जो भाड़े हैं, शुल्क है, किराया है, वो इतना ज़्यादा है, आम आदमी का बस का वो ट्रेन नहीं रह जाएगा। और आम आदमी यदि सफ़र नहीं करेंगे, आज के अखबार में दिया है, कल मात्र 22 आदमी ने सफ़र किया है। नतीजा क्या होगा? ये लॉस में चलेगा और फिर यही कह के बंद किया जाएगा या कोई कॉरपोरेट ले लेगा। प्राइवेट पैसा हमारा और आपका टैक्स का है पैसा, और कोई कॉरपोरेट ले लेगा। जैसे कई एयरपोर्ट ले लिए गए हैं, अडानी वगैरह। हाँ, कई एयरपोर्ट ले लिए गए। लखनऊ एयरपोर्ट ले लिया गया अडानी का। एमओयू में हुआ कि कहीं भी अडानी एयरपोर्ट नहीं लिखा जाएगा, क्या कहीं भी इसका लिखा नहीं जाएगा। क्या इसका हश्र डबल डेकर ट्रेन की तरह ही होगा? निश्चित रूप से अगर किराया इसी प्रकार इतना भारी भरकम किराया रहेगा, आम आदमी के पहुंच से दूर रहेगा, तब वह दिन दूर नहीं, 6 महीने के अंदर ये सारे ट्रेनें या तो बिक जाएंगी या कोई कॉरपोरेट ले लेगा। कॉरपोरेट को देने की नीयत से ही इसके पीछे एक चाल हो कि लॉस बताया जाएगा, फिर हमको डेली अखबारों में छपेगा इस ट्रेन में इतना लॉस है, इस ट्रेन में इतना लॉस है, और फिर पता चलेगा किसी दिन कॉरपोरेट को ट्रेन दे दिया गया। आप समाजसेवी हैं, जनता की आवाज़ को आप उठाते हैं, तो इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या पहल रहेगी, क्या कदम उठाएंगे आप? यही कदम है जो मैं बोल रहा हूँ, यही पहला कदम है, विचार प्रकट करना, सत्य को बोलना, निडर होके बोलना। आज की सबसे बड़ी जरूरत यही है, क्योंकि आज डर गए हैं लोग, सत्य बोलने से घबरा रहे हैं, कतरा रहे हैं, जान सब रहे हैं सच, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। मैं पिछले दिनों गांधी सेवा सदन में धरना पर बैठा कि ऐसे तमाम लोगों को तड़ी पार किया जाए जिस पर 10, 20, 30, 40, 50 केस हो। मैं धरना पर बैठा, ऐसे ऐसे लोग ने मुझे फ़ोन करके और ज्ञान देने का प्रयास किया कि क्या ज़रूरत है आपको, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है अपराधियों का, अनावश्यक आप इसमें उन लोगों के चपेट में आ जाएंगे। ठीक ऐसा ही ज्ञान मुझे जब मैंने कोयला चोरी के खिलाफ PIL किया तो बड़े अधिकारियों ने भी दिया कि 50,000 आदमी की रोटी चलती है झा साहब, 50,000 आदमी से बैर ले रहे हैं आप। ये एक बहुत बड़े अधिकारी ने मुझे कहा, जिला के। जी हाँ, जिला के। फिर उन्होंने बात के क्रम में फिर कहा कि 75,000 आदमी, तुरंत 25,000 बढ़ गया। ये तो स्थिति है। हाँ, इसलिए आज का जो दौर है, सच बोलने से आदमी डर रहे हैं। किसी अच्छे इशू पर आप धरना का ऐलान करके देख लीजिए कितने लोग आते हैं, आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। आएंगे नहीं लोग। और इसका सबसे बड़ा ताजा तरीन उदाहरण है, पहले इन सब मुद्दों पर आंदोलन हुआ करता था, आज आंदोलन है कहीं क्या पब्लिक काउज पर? क्यों आंदोलन नहीं है? आबादी तो बढ़ रही है, समस्याएं बढ़ रही है। आज ही के अखबार में है कि लगभग 20% इजाफा हुआ है खाद्य वस्तुओं में, 20% इजाफा हुआ, क्योंकि कुछ तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गया है, जो बाहर से खाद्यान्न चीज़ें आती है, इंपोर्ट ड्यूटी 20% बढ़ गया, उसका असर है, कुछ GST का असर है। तो अप्रैल मई में जो मूल्य था उससे आज 20% बढ़ गया। एक आवाज़ है, डर गए हैं लोग, डरा दिया गया है लोगों को। बड़े नेता तो इसलिए डरते हैं कि ईडी दस्तक दे देगा कल। आज यदि बोल दिए, खामी को उजागर कर दिए सरकार का, तो कल ईडी का सामना करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए लोगों ने मुंह सील लिया है, ये सच्चाई है, लगा लिए। ये सच्चाई है। एक समय था कि आप अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुआ करते थे, धीरे धीरे देखा गया कि आप बहुत दूर हो गए उनके पार्टी से, तो क्या कमी रह गई? क्या ऐसा कुछ परिस्थिति बना कि आप भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी दूरी कर लिए? पहले पार्टी का नीति और सिद्धांत था, जब हम लोग जुड़े थे 70-80 के दशक में, तो मैं तो छात्र जीवन में भी विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा। इसके बाद मैं छात्र आंदोलन जो हुआ जयप्रकाश नारायण का 74 का, उसमें संयोजक रहा। उस ज़माने से मैं, तो उस समय स्लोगन हुआ करता था पार्टी का, चाल चरित्र चेहरा, पार्टी की पहचान हुआ करती थी। अपराधियों को हिम्मत नहीं होती थी फटकने की, तो न तो आज चाल चरित्र चेहरा कहीं दिख रहा है, न अपराधियों से परहेज। इसका ताज़ा तरीन उदाहरण, बहुत बड़ा उदाहरण, हेमंत विश्व शर्मा जब कांग्रेस में थे तो उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने
भ्रष्टाचार का बुकलेट जारी किया था। उसको लगा कि हमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, शायद हम जेल चले जाएंगे, जांच भी चल रहा था। और वो भाजपा ज्वाइन कर लिए। आज मुख्यमंत्री हैं और झारखंड को ज्ञान दे रहे हैं। वो आकर के यहाँ के नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को वो ज्ञान दे रहे हैं जिस पर भाजपा ने ही बुकलेट जारी किया है भ्रष्टाचार का। या तो भाजपा को बोलना चाहिए वो मेरी गलती थी, वो एक भी भ्रष्टाचार इस पर नहीं था, वो गलतफहमी से बुकलेट इनके खिलाफ छप गया, हम विड्रॉ करते हैं वो आरोप। अजीत पवार पर जो आरोप लगाया 70,000 करोड़ का, उसको वापस लिया क्या? लेकिन उप मुख्यमंत्री बना दिया भाजपा में जाते ही। तो यह जो चाल चरित्र चेहरा में परिवर्तन आया, उसको सूट नहीं किया। प्रधानमंत्री ने स्वयं भोपाल की रैली में कहा कि 70,000 करोड़ का आरोपित है, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, और 48 घंटे के अंदर उप मुख्यमंत्री बन जाता है। क्या महत्व रह गया ऐसे गरिमा में पदों का या वक्तव्य का? क्या महत्व रह गया? आप या तो भोपाल में लोगों को बेवकूफ बनाए, झूठ बोला आपने, गुमराह किया जनता को आपने भ्रष्टाचार के नाम पर, वोट लेने के लिए खाली। और अगर वो निर्दोष था, इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाया आपने, आपको तो माफी मांगनी चाहिए थी। गलती से मैंने आरोप लगा दिया। भ्रष्टाचार की भी वही स्थिति है। 3600 करोड़ की मूर्ति 7 महीने में गिर जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की 3600 करोड़ 7 महीने में। अटल टनल बनता है, सड़क 6 महीने में दरक जाती है। 42 करोड़ की सड़क जो गुजरात में बनी 2017 में, 24 में तोड़ने का आदेश दिए जाते हैं, और उस 42 करोड़ के सड़क को तोड़ने के लिए 52 करोड़ रुपया सैंक्शन होता है। कहां ले जा रहे हैं देश को आप? कट मनी पर कभी बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? ये सब कट मनी का परिणाम है। और इसीलिए मैंने अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि यह वो भाजपा नहीं है जिस चाल चरित्र चेहरा से प्रभावित होकर के मेरे जैसे हजारों लोगों ने अपना जीवन दिया होगा। अफसोस है आज हम लोगों को, हम लोगों ने अपना जीवन दे दिया फर्जी चाल चरित्र चेहरे पर। हम लोग अटल जी से प्रभावित थे, अटल जी से प्रभावित होकर के आए थे। वो भाजपा है ही नहीं आज। जो भाजपा कभी लोगों के दिलों पर राज करती थी, चाल चरित्र चेहरा की बात करती थी, भय भूख भ्रष्टाचार की बात करती थी, आज तो भ्रष्टाचारी सारे वहां स्थापित हैं पूरी तरह। 50-50 केस जिस पर है, सजा हो गया 4-4 केस से, उसको पार्टी टिकट दे करके प्रफुल्लित होती है। मधु कोड़ा के खिलाफ सबसे अधिक किसने आरोप लगाया? भाजपा ने। और आज वो मधु कोड़ा को मंच पर पाके पार्टी प्रफुल्लित होती है। उनके पत्नी को टिकट दे देती है। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री आए, उनके मंच पर मधु कोड़ा थे। मधु कोड़ा पे जैसे आरोप लगा गए थे, आज सार्वजनिक कर दे यदि सब कोई, मुंह छिपाने का जगह नहीं मिलेगा। आज मधु कोड़ा पवित्र हो गए इसलिए कि भाजपा के मंच पर आ गए वो। तो यह जो दोहरांगा चरित्र है, चेहरा है, ये सूट नहीं किया हमको। मैं कथनी करनी में मेरा कभी एका नहीं रहा, और मैं इतने समय लंबे राजनीतिक में रहा, बहुत पदों पर रहा, कभी कटमनी का आरोप विजय झा पर लगाने का किसी ने साहस नहीं किया। मैं बियाडा का चेयरमैन रहा, 14 जिले के इंडस्ट्री मेरे अधीन थे, आज तक किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने उस पर आरोप नहीं लगाया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए, गौरव का बात। लेकिन जब लगा कि अब मैं साथ नहीं चल सकता हूँ, मैं भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकता हूँ, मैंने अपने आप को अलग कर लिया। क्या आप इस विधानसभा चुनाव में लड़ने का इच्छा जताए हैं? नहीं, चुनावी राजनीति से मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरा पूरी तरह मोहभंग हो गया है, क्योंकि अभी एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है। एक सड़क है, कहीं का होगा, उस पर नहीं भी तो 100-150 गड्ढे हैं छोटे छोटे, और गाड़ियाँ कूद कूद के चल रही है, और लोग माइक पर नारा लगा रहे हैं, 500 रुपया में वोट दोगे तो ऐसा ही रोड पाओगे। माइक पर बोल रहा है, सारा लोग सुन रहा है। किसी ने कहा कि ये गलत नारा है, फर्जी है, ये कोई पैसा लेके वोट नहीं देता है, कोई दारू मुर्गा पूड़ी पर वोट नहीं देता है। एक आवाज आई क्या? नहीं। तो एक्सेप्टेंस है ना, यहाँ 500 रुपये पर वोट बिकते हैं। ये आरोप हर मतदाता पर है। आज हर मतदाता को साबित करने की जिम्मेवारी है अब, और ये तभी साबित होगा जब एक भी अपराधी सदन की देहरी नहीं लांग पाए। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, उस दिन मतदाता की भी हैसियत साबित हो जाएगी।
आपको ऐसा नहीं लगता है कि समाज सेवी से ऊपर उठ के जनप्रतिनिधि बनना और उसके बाद समाज को बेहतर तरीके दिशा में लेकर जाना ही एकमात्र रास्ता है? नहीं, उसके लिए बहुत मात्रा कोई जरूरी नहीं है। तब तो मात्र 81 ही आदमी राज्य की सेवा कर रहे हैं क्या? मात्र 543 आदमी ही देश में सेवा कर रहे हैं क्या? उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप जनप्रतिनिधि बने तभी आप शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में किसी जनप्रतिनिधि तो कोयला चोरी के खिलाफ PIL नहीं किया। कौन नहीं जानता इस सच्चाई को कि कितने लाखों करोड़ रुपए की प्रतिदिन कोयले चोरी हो रही है? क्यों नहीं किया किसी ने? MLA MP तो बहुत थे। तो जिम्मेवार तो हेमंत सोरेन की सरकार भी है इसमें। कोयला चोरी मैं कहाँ किसी को सर्टिफिकेट क्लीन चिट दे रहा हूँ? मैंने तो क्लीन चिट किसी को नहीं दिया, मैंने तो पार्टी बनाया है। मैंने तो पार्टी बनाया सरकार को। जी हाँ, CVC को भी पार्टी बनाया, CBI को भी पार्टी बनाया, CISF को भी पार्टी बनाया, BCCL को भी पार्टी बनाया, ऑल इंडिया चेयरमैन को भी पार्टी बनाया, स्टेट गवर्नमेंट को भी, केंद्रीय सरकार को भी पार्टी बनाया। मैंने किसी को नहीं छोड़ा, सबकी मिली भगत, क्योंकि देश की संपदा है। जब ये रत्न गर्भा है भूमि हमारी, तो भूमि के अंदर जो है वो देश की संपदा है। तो देश की संपदा लूट हो रही है, आप लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर राज्य पर छोड़ सकते हैं क्या? आप अपनी संपदा बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? CISF आपकी है, CISF स्टेट का नहीं है। और जब वही CISF जब एयरपोर्ट पर पहरा देता है, आप एक पावर बैंक नहीं ले जा सकते हैं, आप एक मोबाइल अपने बक्से में डाल के नहीं ले जा सकते हैं, उसको आपको साथ में ले जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बक्सा में पावर बैंक डाल दिए, वो CISF निकलवा लेता है। एक पावर बैंक जो 2 इंची 3 इंची का है वह भी आप नहीं ले जा सकते हैं। और यहाँ हाईवा का हाईवा, ट्रक का ट्रक, 100 ट्रक जा रहा है, फिर CISF किसी निर्देश पर काम कर रहा है? फिर यहाँ CISF लाचार क्यों हो जा रहा है? जो वहाँ सशक्त है, सक्षम है एयरपोर्ट पर, वही CISF। तो क्या आपकी भूमिका से इनकार कर सकते हैं क्या फिर हम? मेरा सीधा आरोप है। तो ये थे समाज सेवी विजय झा जी, और इनसे कई मुद्दों पे हमने बात की है, यहाँ तक कि एक देश एक चुनाव, वंदे भारत एक्सप्रेस, कोयला चोरी, बघमारा की राजनीति, साथ ही कोयलांचल की राजनीति पे हमने चर्चा किया। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो को Facebook पे देख रहे हैं तो उस पर भी आप लाइक और फॉलोइंग कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।